प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली खबर तो ये है कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। रशियन मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई हैज़ क्लैरिफाइड दैट मॉस्को इज़ नॉट ऑफरिंग एनी स्पेशल डिस्काउंट टू पाकिस्तान। वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जब रिपोर्टर्स से बात की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, बल्कि जो नॉर्मल प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं उसी प्राइस पर पाकिस्तान को भी दिया गया है। अब ये हैरान कुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया है और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ट्वीट्स जो की थी, उन्होंने कहा था आई हैव फुलफिल्ड अनदर ऑफ माई प्रोमिसेस टू द नेशन, ग्लैड टू अनाउंस दैट द फर्स्ट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, और जिस पे उन्होंने कहा था कि अब हम आगे का सफ़र है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी का तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हर चीज़ में इतनी सीक्रेसी क्यों होती है, क्योंकि अवाम से क्यों छुपाई जाती है ये बात और अवाम को गफलत में क्यों रखा जाता है। देखिए, ये दौर है मीडिया और सोशल मीडिया का। खैर, मीडिया को भी, टेलीविज़न चैनल्स भी ख़त्म हो गए अब, लेकिन सोशल मीडिया पे हर खबर आ जाती है, वो बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी से छोटी खबर हो, चाहे 2-4 दिन के बाद आए, लेकिन वो सामने आकर रहती है। अब उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि वो हमें ये बता रहे हैं? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम पहले से खुद से ही बता देते? 1 महीना लगा इस ऑयल को पाकिस्तान पहुंचने में। आपको पता है कि 45,000 मेट्रिक टन ये हमने मंगवाया, जिसमें से 3,000 मेट्रिक टन हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पाकिस्तान। अगले ही दिन ये बता दिया गया और हमारे जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अभी भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इस तेल से कितना माली फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता। कितना फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, इससे कितना फ़ायदा होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो आप क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि माली फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात की गई तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस पर है ही नहीं और ये वो बता रहे हैं, तो ये तो हमें बताना चाहिए। तो ये कोई, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है कि हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए और बता देना चाहिए भाई हम ले रहे हैं ऑयल लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और उसके ऊपर बाकायदा आप लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को बल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए ना, या तो आप इसके ऊपर बात ही ना करें, तो फिर आप ये कहने जोगे होंगे कि देखिए हमने कब कहा था डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन आपने इसका ढोल भी पीटा और फिर ये लोगों को, आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना जो हमेशा से 75 सालों से बनते चले आ रहे हैं। तो जनाब, इसका ये सिचुएशन है और इसमें ये बात वो उन्होंने कही है। हमने पेमेंट की बात की थी कि युआन यानी कि चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की गई है, तो वो उन्होंने कहा येस, और उसमें ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में पेमेंट कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डॉलर्स तो है नहीं, उसमें तो पेमेंट हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने चाइनीज़ करेंसी में इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन एक और बात भी इंटरनेशनल मीडिया में इस क्रूड ऑयल जो हम तक पहुंचा है उसके बारे में कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल साफ़ करने के कोई कारखाने नहीं हैं, कोई ऐसी रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मुसद्दिक मलिक साहब ने जब जिस दिन ये पहुँचा उसी दिन ये कह दिया कि 3,000 मेट्रिक टन तो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है और ये पहुंच रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी ये सप्लाई भी कर दिया जाए? तो उसके ऊपर फिर जो, जैसा मैंने बताया, इंटरनेशनल मीडिया में ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये वाया इंडिया वहाँ पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहाँ तक पहुँचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। अब देखें, हमारे मीडिया में जब ये रिपोर्ट होगा तो हम इसके ऊपर डिटेल में और भी बात करेंगे और इसके ऊपर सवाल भी करेंगे जो भी अथॉरिटीज़ होंगी, लेकिन अभी तक जो है ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है। और वैसे तो खैर ये कोई इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि जब आपने डिस्काउंटेड प्राइस ही छुपा ली, उसी के ऊपर गलत बयानी की गई, तो फिर आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों पर गलत बयानी सामने आ सकती है, जिसमें ये भी कहा गया हो कि हाँ जी ये तो वहीं से सफाई होके आया है। और हम जो अपनी और भी ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं हमसाया कंट्री से, वो भी दुबई के रास्ते होकर आते हैं। पहले वहाँ से इंडिया से चलता है, फिर दुबई पहुँचता है, दुबई से यहाँ तक आता है और यहाँ पर पता ही चलता है कि ये तो चीज़ दुबई से आई है, यानी अंदर से ये वो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पी जाते हैं, ये खा जाते हैं। लेकिन ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि अब रशिया ये बता रहा है और हर जगह पर इस वक्त
इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में ये खबर चल रही है कि डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो भी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि ये जो शेल का मामला है, तो ये जो खबर चलाई जा रही है कि जनाब शेल तो यहाँ से चला गया अपना बिजनेस बेच के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। शेल ने ये बिजनेस अपना ख़त्म नहीं किया, वाइंड अप नहीं किया, बल्कि उसने किसी को अपने स्टॉक्स जो है बेच दिए हैं, यानी अपना बिजनेस किसी और इन्वेस्टर को दे दिया है, वो इसको चलाएगा। तो एम्प्लॉयज़ भी कम नहीं होंगे, बिजनेस भी यहाँ से नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ ये है कि शेल कंपनी अगर जा रही है तो उनका बिजनेस यहाँ पे ये चलता रहेगा, कोई और चलाएगा। तो ठीक है, देखते हैं अगर ऐसी सूरत हाल है और हमें इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा तो वेल एंड गुड, लेकिन क्या इसके बारे में भी आगे कोई ये वाली खबर तो नहीं आ जाएगी कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए और ये भी एक गलत बयानी की गई थी। यानी वो तो लगता है कि हमारी घुट्टी में पड़ गई है ना बात। 75 ईयर्स में आवाम गफलत में रहती है और फिर अचानक सर पे बम गिरता है कि ये तो ये बात थी। और दिलचस्प खबर ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर 2 फौजी तराने रिलीज़ किए गए हैं। 2 सॉन्ग्स हैं जिनको साहिर अली बग्गा ने गाया है। एक है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और दूसरा है DGI जनरल फैसल नसीर के लिए। ये 2 सॉन्ग्स इस वक्त रिलीज़ किए गए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रहे हैं। इनके क्लिप्स क्या, वो गाने हैं ही क्लिप्स की सूरत में, फिर ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पर ये गाने चल रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि अगले कुछ दिनों में ये बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये गाने होंगे। जैसे कि हमारे कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऐसे होते हैं, फौजी तराने, जंगी तराने और कौमी और मिली नगमे। और साहिर अली बग्गा ने तो मिली नगमे गाने में तो वैसे भी उनको जो है वो मलिका हासिल है, यानी कि बहुत एक्सपर्ट हैं वो। लेकिन वैसे भी वो उनकी आवाज़ और वो कमाल के सिंगर हैं, एक बड़े सिंगर ने ये गाए हैं गाने। तो मैं आपको इस सामने इनकी पहले वर्डिंग रखती हूँ। इसमें जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए जो गाना है उसके अल्फाज ये हैं: दुश्मन पे वार आसिम मुनीर, मौसम बहार आसिम मुनीर, दिल का करार आसिम मुनीर, एक शहसवार आली वकार, हक की पुकार, अपनों का यार आसिम मुनीर। और फैसल नसीर के लिए जो गाना है वो है जरी नडर फैसल नसीर, सीना सपर फैसल नसीर, हक पे बसर दफना शर, घर में समर बाहर शरर, चीता जिगर शाही नज़र, फैसल नसीर। तो इसके ऊपर अब बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर डिबेट्स हो रही हैं और वैसे तो ये बहुत शेयर भी करवाए जा रहे हैं सॉन्ग्स। तो ये जो सवाल है कि ये इस वक्त क्यों ये तराने देखने को मिले या रिलीज़ किए गए ऐसे 2 सॉन्ग्स, तो देखें ये पहली मर्तबा तो नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो जंगी तराने, मिली नगमे, इस तरह की तो हिस्ट्री भरी पड़ी है। और ख़ास तौर पर जब हम 65 की वॉर देखते हैं तो उसमें मलिका नूरजहाँ, मैडम नूरजहाँ, मलिका तरन्नुम जिनको कहा जाता है, उन्होंने 65 की वॉर में जो जंगी तराने गाए तो वो तो बहुत मशहूर हुए, जिसमें ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लबनी है विच बाज़ार कुड़े, यानी कि तुम बाज़ार में क्या फिर रही हो, ये जो बेटे हैं ये कोई बाज़ारों में थोड़ी मिलते हैं, फ़रोख्त होते हैं। फिर ये कि ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए, और बहुत सारे ऐसे गाने। ये कहा जाता था जब वो गाया करती थी उस वक्त जब जंग चल रही थी तो वो लगातार रो रही होती थी, इतना उनके अंदर जज्बा था। 71 में भी शायद ऐसा हुआ हो। लेकिन ये जो हैं ये क्योंकि जंग का माहौल तो नहीं है, हाँ बैरूनी जंग नहीं है लेकिन अंदरूनी जंग तो है। तो इसको जब आप देखते हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, तो ये बात जो की जाती है कि पूरी दुनिया में कहाँ ये ऐसा होता है कि कोई फ़ौज की अथॉरिटीज़ के लिए बाकायदा सॉन्ग्स रिलीज़ किए जा रहे हो। तो देखें पूरी दुनिया में जैसे हमारे मुल्क के अंदर हालात हैं वो भी तो नहीं होते। अब हम देख रहे हैं कि एक कैंपेन जो चल रही है, ख़ासतौर पर कहा जाता है कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी कुछ अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नाम ले लेकर, जो 1 साल से ज़्यादा हो गया, यानी जब इमरान खान और जनरल बाजवा के बीच दुबदू एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली आवाम को, सबको ही, कि जिस पे उन्होंने उनको गीदड़ और फिर मीर जाफ़र, मीर सादिक और गद्दार ये सब कुछ कहा। तो फिर तब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हुए मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर भी, जिसमें बोर्ड्स उठा के और पिक्चर्स लगाकर और बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की गई, प्रोटेस्ट किए गए उन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ फ़ौज की। तो मुल्क के अंदर भी और ख़ास तौर पर मुल्क के बाहर। और फिर उसके बाद 9 मई का जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को उठाया जा रहा है, पकड़ धकड़ हो रही है और ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ और आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ये एक काउंटर करने के लिए, यानी आप एक नेगेटिव
کیمپین کے سامنے آپ ایک پازیٹیو کیمپین اپنے لیے اس کو لاتے ہیں، اس نیگیٹیوٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اپنا ایک امیج بلڈنگ ہے. آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک امیج بلڈنگ ہے جس کو کہ افواج پاکستان یا اس کی جو فوجی اتھارٹیز ہیں اور آرمی چیف ہیں، جن کے خلاف کوئی اس طرح کی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے ملک سے باہر یا ملک کے اندر، جو میں نے آپ کو بتا دیا جو کچھ ہوتا رہا اور آپ خود بھی دیکھتے رہے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک امیج بلڈنگ ہے، اور لوگوں کے لیے، خاص طور پر عوام کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کہ بہت دفعہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، اور جو کانفرنسز ہوئیں کور کمانڈرز یا دوسری، اس میں بھی کہ کوئی خلا نہیں ہے، کوئی خلیج نہیں ہے عوام اور فوج کے بیچ، اور کوئی گیپ نہیں ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے، پر کرنے کے لیے اس طرح کی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ گانے ریلیز کیے گئے ہوں. یہ تو ہم ایک بات کر رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر بہت سارے اینگلز ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جتنے بھی آرمی چیفز آئے ہیں اور بہت ساری ایسی فوجی اتھارٹیز جن کے ہم نے تصویریں سڑکوں پر دیکھی ہیں، ان کے بینرز لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے پوئمز لکھی جاتی ہیں، ان کے لیے نظمیں لکھی جاتی ہیں، گانے لکھے جاتے ہیں، اور خود اپنے تئیں بھی ایسی اس سے پہلے بھی کچھ ایسے خاص طور پر ایک نعت خواں کی ایک نعت ٹائپ ایک گانا جو ہے وہ ریلیز ہوا تھا، یعنی انہوں نے گایا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ تعریفیں کرے آرمی چیف کی. تو لوگ اپنی اس پہ بھی وہ کر لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن یہ ایک پراپر وہ لگ رہا ہے کہ ایک سولیڈیرٹی کا اظہار اور لوگوں کے ساتھ ایک قربت پیدا کرنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور جو اس وقت چل رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو چلیں، ان کے لیے جو گانے بنائے جاتے ہیں تو وہ تو پوری دنیا میں پولیٹیشنز کے لیے ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ تو دیکھیے اب ہماری تو ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں اگر، تو اس میں ایسا بھی تو نہیں ہوتا نا کہ سیاست جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ مداخلت رہی ہو. یعنی یہ کہ ہمارے تو کئی ایک کو ہوتے رہے اور سیاست ہی انہی کے پاس تھی. آخری خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چٹائی پر وہ لیٹتے تھے، چٹائی پر وہ بیٹھتے تھے، سخت گرمی کا عالم تھا، نلکے کا پانی جون کے مہینے میں وہ پیتے تھے، اور ان کا پنکھا بند کر دیا جاتا تھا اور کہہ دیا جاتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور جون کی شدید گرمی میں وہ ایک چھوٹے سے ڈربے نما کمرے میں، بند کمرے میں، وہاں پر وہ رہتے تھے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی اور سہولت، اور جو ان کے پاس زندگی کی یعنی کہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں کہ آپ پنکھے کے نیچے لیٹے ہیں یا آپ ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، یہ سہولتیں بھی ان کو نہیں دی گئی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جون کے مہینے میں نلکے کا پانی میں پیتا تھا، کتنا گرم پانی ہوتا ہوگا، اور وہ لوڈ شیڈنگ کے اس پہ میری بتی بند کر دی جاتی تھی، اور یہ سچویشن رہی ہے ان کے ساتھ. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا جو اجلاس ہوا اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ کہا کہ میں نواز شریف کو یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور پرائم منسٹر بنیں. اچھا، یہ ایک اہم خبر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک پی ایم ایل این کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ نیکسٹ پریمیئر شپ کے لیے دیکھا جا رہا تھا کہ جو الیکشن میں ہمیں نظر کہ پی ایم ایل این کی طرف سے نواز شریف نیکسٹ پرائم منسٹر بننے کے لیے کینڈیڈیٹ کے طور پر نظر آئیں گے. ایک تو یہ کہ وہ تو ہم پہلے ہی بات کرتے رہے ہیں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن وغیرہ تو ختم ہوگی، جو حالات جس طرف وہ بن چکے ہیں اور اب سامنے آئے ہیں. لیکن کیا مریم نواز کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ اس سیٹ کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کر رہی، یا وہ اس کے لیے کنٹیسٹ نہیں کر رہی؟ اچھا، اس میں ایسا کیوں ہے؟ تو اس میں ایک بہت سارے اینگل ہوں گے. ایک اینگل میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بلاول بھٹو ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات بہت وائرل ہوئی ہے اور یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کو بہت سے ان کی سپورٹ حاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو ہی نیکسٹ پرائم منسٹر بنے. تو اگر مریم نواز، جنہوں نے ابھی ہی سیاست سٹارٹ کی ہے کچھ عرصہ پہلے، تو اگر وہ ان کے سامنے آئیں گی تو مریم نواز کا یہ مارجن شاید کم ہو جیتنے کا، ایسی صورت میں کہ جب بلاول بھٹو کے ساتھ سپورٹ بھی بہت زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ سوچ لیا گیا ہو کہ بلاول بھٹو ہی نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. لیکن اگر نواز شریف باہر سے آتے ہیں اور وہ بلاول بھٹو کے سامنے پرائم منسٹرشپ کے لیے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو پھر یہ مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا. پھر یہ بلاول بھٹو کے لیے مقابلہ بہت کڑا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے
اور جو کچھ PMLN کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ یہ کیا گیا اب واپس آئے ہیں تو اب تو انہی کا حق بنتا ہے، انہی کو جو ہے وہ وہی پرائم منسٹر بنے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کیمپین میں ایک جان بھی پڑ جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن مجھے ایک یہ نقطہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا کیا گیا ہو کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو میں زیادہ مارجن بلاول بھٹو کے پاس ہے کہ وہ جیتیں گے، جس کی میں نے کچھ ریزنز اور لاجکس کہی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر نواز شریف آتے ہیں تو پھر ان کو ٹف ٹائم ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف اس کے اندر جیت جائیں۔